कदम भी उठाए हैं, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और जो पहले हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, उसको ब्रेन गेन की तरफ विकसित, उसमें हमारे टारगेट। To address Professor Nagawatji, Professor of Physics, teaching experience have more than 38 years and have specialization of artificial intelligence and quantum computing. So sir, please. नमस्कार, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान परम सम्मान्य माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, मंत्री भारत सरकार, मंच पर विराजमान आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर के मित्तल साहब, श्री महेंद्र कपूर जी भाई साहब, श्री कुंठा लक्ष्मण जी, मेरे मित्र प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी और प्रोफेसर गीता भट्ट जी, और इस कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज जी और प्रोफेसर टेक चंदानी जी, अन्य सभी मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित सम्मान्य विद्वत जन, महानुभाव, वैज्ञानिक, विचारक और इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपना सक्रिय योगदान देने वाले सभी प्रतिभागीगण, और सभी को मैं अपनी तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सभागार में, जिसका नाम विज्ञान भवन है और जहां पर कई बार कई घंटे चिंतन मनन प्रक्रियाएं संपादित हो चुकी हैं, उस पर आपके समक्ष उपस्थित होकर के अंत में वैलेडिक्टरी सेशन में मुझे कुछ अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, और विशेष तौर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और इस कार्यक्रम के आयोजकों का आभारी हूं। मैं ये मान करके चलता हूं कि ABRSM जिस विचारधारा के साथ और जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी कड़ी में ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं यहाँ पर उपस्थित था कार्यक्रम में, इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। उसमें हमने भारत के पुनरुत्थान की बात और उस पर संकल्प जाहिर किए थे। और अगर आप भारत के पुनरुत्थान का संकल्प ले चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अगले आयोजन के अंदर आपको स्वदेशी ज्ञान परंपरा और धारणक्षम विकास पर चर्चा करके एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान बनाने के लिए एकत्रित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मैं आयोजकों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि बिल्कुल उचित कदम उठाते हुए, साल भर संकल्प को दोहराते हुए, भारत के पुनरुत्थान के लिए आप सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए इस विचित्र विभिन्न बिंदुओं को परिलक्षित करती हुई उन पर विचार करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं इसके कुछ कार्यक्रमों में भागीदार भी रहा, तो मुझे सुनने का अवसर मिला। बहुत अच्छे विचार इसके अंदर प्रकट किए गए हैं, जो आने वाले समय में हमारा और हमारे राष्ट्र का मार्ग भारत के पुनरुत्थान में प्रदर्शित करेंगे। मैं यहाँ पर ये विशिष्ट बात आपके साथ मेरे निजी विचार के तौर पर व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैंने पिछले भी आयोजन में ये कहा था कि मेरा जो ज्ञान का क्षेत्र है या कर्म का क्षेत्र है, वो विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित तक सीमित है। और मुझे उन्हीं विषयों में जिसमें आप अध्यापन करते हैं, उसी से आप प्रभावित होते हैं और उसी के आधार पर आपके विचार बनते हैं। तो अगर मेरे और आपके विचारों में कहीं भिन्नता है, तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ बिंदु इस महत्वपूर्ण अवसर पर अवश्य शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि भारत भूमि जो है, ये विश्व में एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि यही एकमात्र देश है जहाँ पर किसी समय में, प्राचीन काल में, अलग अलग विचारों को अभिव्यक्त करने वाले विभिन्न दार्शनिक विचारों पर में आपस में चर्चा, विचार विमर्श होता था। ये संगोष्ठियाँ तो अब आयोजित हो रही हैं, लेकिन भारत में संगोष्ठी को शास्त्रार्थ कहा जाता था। और शास्त्रार्थ का अर्थ है
कि चाहे आप अलग शास्त्र में विश्वास करते हो, अपने शास्त्र के आधार पर आप संगोष्ठी में उपस्थित होकर के उसके अर्थ की व्याख्या करें और उसको समझें। और हम जानते हैं कि इस देश की कोई एक निश्चित मान्यता नहीं रही, यहाँ पर भिन्न ज्ञान परंपराएं रहीं, और भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सागर है वो बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पर किसी समय में 6 आस्तिक विचार दर्शन और 5 नास्तिक विचार दर्शनों के बीच में भी संवाद हुआ, आपस में तर्क और वितर्क हुआ। कुछ दार्शनिक विचार भले ही विलुप्त हो गए हों, लेकिन आज भी हम जानते हैं कि अगर हम चारवाक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या कहना था, तो वो जैन आगम और बुद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके जरिए कर सकते हैं। तो भारत में पहली बात जो स्वीकार की गई कि शास्त्र की भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक मानव के तौर पर हमारे कर्तव्य समान है और इसलिए संवाद कभी खत्म होना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसीलिए बहुउद्देशीय शिक्षा को महत्व देती है और इन बातों को बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के विशेषज्ञों के होने की आवश्यकता को भी निरूपित करती है। और मेरा ये मानना है कि जब तक विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक के बजाय के अलावा शिक्षक के बीच में संवाद अधिक नहीं होगा, तब तक हमारे देश में शिक्षा की एक प्रगति नहीं हो पाई। तो पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता है, कि विभिन्न दर्शनों को होते हुए उसे हमें स्वीकार करना। दूसरी बात मैं जो इसमें कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारी संगोष्ठी के शीर्षक में स्वदेशी ज्ञान परंपरा लिखा, क्योंकि हम हमारे देश में जो ज्ञान की बातें पहले कही गई और जो परंपराएं स्थापित की गई उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मान करके चलते हैं। और स्वदेश की विचारधारा, चाहे ज्ञान परंपरा की हम बात कर रहे हों, हमारा विचार विमर्श, हमारा चिंतन, हमारी योजनाएं निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार इस बात को कहते रहे कि भारत को विश्व गुरु की तरह स्थापित करना है, और ये इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप एक विचार है कि विश्व को सामने कई चुनौतियां हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चुनौती जो स्वीकार की गई है विज्ञान जगत में विचार विमर्श के दौरान, और वो इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय में शामिल है, वो है धारणक्षम विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जिस समय में कई शास्त्र बनाए गए और कई विचार व्यक्त किए गए, और आज के समय में बहुत अधिक भिन्नता है। कालांतर में हम जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया, और आज के समय में विज्ञान एवं तकनीकी की मौजूदगी और उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो जहां मैं सोचता हूं कि आज के समय में ऐसे समाधान मिले हुए हैं कि एक छात्र और एक शिक्षक मोबाइल को यूज़ करते हुए सोशल मीडिया पर अनर्थक वार्तालाप में या अनर्थक टीका टिप्पणी में अपना समय बर्बाद कर सकता है। तो वहीं पर आज हमारे पास ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने इनेबल्ड जो टूल्स हैं जो उपलब्ध हैं, और इसके ज़रिए आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो किसी भी वेब सोर्स पर संचित की गई हो और वहाँ पर मौजूद हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह करूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। मैं एआई के एक वैज्ञानिक शोध की बात नहीं कर रहा हूँ। एआई के टूल्स में अभी जिन चीज़ों का आपने नाम या प्रयोग किया होगा, चैट जीपीटी इत्यादि, ये प्री ट्रेंड हैं। जीपीटी के अंदर जो है ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, और वो प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म जीपीटी का ये फुल फॉर्म होता है। इन प्री ट्रेंड प्रोग्राम के द्वारा जो भी समाधान, जो भी ज्ञान, जो भी जानकारी वितरित की जाती है, वो उनके प्री ट्रेनिंग पर आधारित होती है। हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित करना चाहते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करें कि विश्व में जितने भी एआई टूल्स हैं, और विशेष तौर पर भारत में एआई टूल्स विकसित करें जिनमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की समूची जानकारी, उससे प्री ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है। तभी एक विश्व के साथ न्याय हो पाएगा और हमारी ज्ञान परंपरा के साथ न्याय हो पाएगा।
इसके लिए सार्थक प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अभियान की आवश्यकता है कि चाहे बात किसी ने भी कही हो, कभी भी कही हो, किसी भी भारतीय ने कही हो, चाहे उससे हम आज सहमत हो असहमत हो, लेकिन उसकी जानकारी इस नए तकनीकी माध्यम AI टूल्स को होनी चाहिए, ताकि कभी भी विश्व में कहीं पर कोई भी चिंतन करे, चाहे अफ्रीका का व्यक्ति चिंतन करे, तो उसको भी हमारे ज्ञान परंपराओं से जो विकसित पुष्प हैं उसकी जानकारी मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर हम आगे कार्य करेंगे और हमारे संगठन भी कार्य करेंगे, और देश में जो भी लोग इसमें सक्षम हैं और जो जानकारी है उनको उपलब्ध कराना है तो उसके लिए करेंगे। कई जगह पर हमने पुराने प्राचीन ग्रंथों को डिजिटाइज भी कराया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि AI टूल्स को वो डिजिटाइज सोर्सेस वेब के जरिए उपलब्ध हों। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, धारणक्षम विकास क्योंकि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जो वर्तमान परिस्थिति के आधार पर जो परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं विज्ञान एवं तकनीकी संभावनाओं के कारण, और उस समय में भारतीय चिंतन के अनुरूप सारी आचरण होना विश्व का बहुत ही आवश्यक है। और विशेष तौर पर जैसे कि हम बात करते हैं कि धारणक्षम विकास के लिए, तो भारत में जो कोई भी शास्त्रीय विचार व्यक्त किया गया है सभी में अहिंसा का वक्तव्य है, और अहिंसा का वक्तव्य धारणक्षम विकास को सुनिश्चित करने का वक्तव्य है, क्योंकि अहिंसा से जो है धारणक्षम विकास को सुनिश्चित करना आसान है। ऐसे ही आप देखते हैं कि भारत में अपरिग्रह की भी बात अलग अलग शब्दों में कही गई। जैन धर्म में स्पष्ट तौर पर अपरिग्रह को एक 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में माना गया, यानी किसी भी वस्तु का जिसका कि आपको उपयोग नहीं करना है उसका संग्रहण नहीं करें, जिसका आपको दोहन नहीं करना है उसका दोहन नहीं करें। हमारा देश जो है अपरिग्रह और संयम की बात करता है, और हम विश्व के उन लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं जो ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा देते हैं और जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करते समय किसी भी संयम पूर्ण चिंतन की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। तो भारत को ये संदेश सारे विश्व को पहुंचाना होगा। विश्व में ऐसा नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में केवल भारतीय विचारक, भारतीय शिक्षक और भारतीय दार्शनिक ही चिंतित हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप अध्ययन करेंगे और निश्चित तौर पर तो आपको पता चलेगा कि कई लोग नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, नए दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, मुझे सीमित समय मिला है लेकिन मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं डेविड पियर्स से, उन्होंने एक नवीन दर्शन को प्रस्तुत किया है और उस दर्शन को नाम दिया है हाईटेक जैनिज्म। जैनिज्म भारतीय विचार की एक परंपरा है और उन्होंने हाईटेक जैनिज्म नाम से एक कंसेप्ट, पूरा एक ट्रांसह्यूमनिज्म लोगों के लिए एक नोट तैयार किया है और उसके आधार पर चिंतन और विचार विमर्श हो रहा है। ये बात क्या है? तो ये बात हाईटेक जैनिज्म की बात और हमारे जैनिज्म की बात में क्या अंतर है? आप जानते हैं कि जैन विचारधारा में जो जीव हैं उनका भी वर्गीकरण है कि उनके कितने सेंसेस हैं। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव और मानव जो 5 इंद्रिय जीव है। आने वाले समय में तकनीक के कारण हमारे सेंसेस 5 से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि हम माइंड यानी ब्रेन के साथ सेंसर और मशीन्स को जोड़ पाएंगे आने वाले समय में, तो नंबर ऑफ सेंसेस 5 से भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन ये माना गया है कि सभी, चाहे जीव में 1 इंद्रिय जीव हो जिसमें भी सेंसिटिविटी है, उसके प्रति समान भाव रखा जाए और उन सबसे क्षमा मांगने का क्षमावाणी पर्व पर एक जैन परंपरा है। खम्मे जीवों, सभी जीवों से क्षमा मांगी गई है। और इसी विचार को उन्होंने आगे बढ़ाते कहा कि बुद्धिमत्ता का जो प्रकार है वो मानव तक सीमित नहीं रहेगा और बुद्धिमत्ता मशीन को भी प्राप्त है। और अगर मशीन संवेदनशील या अपने इमोशंस को प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद उसके साथ भी वही समतुल्य व्यवहार होना चाहिए जो किसी जीव के साथ होता है। यानी आने वाले समय में बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम दोनों के सहअस्तित्व की बात है और उन दोनों के सहअस्तित्व के आधार पर हमें विचार विमर्श करना है। तो मैं इसी अपील के साथ कि हम किसी भी सेंटिएंट बीइंग को, किसी भी चैतन्य वस्तु को कोई भी कठिनाई नहीं हो, इसके लिए आगे भारतीय ज्ञान परंपरा और धारणक्षम विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आप सबकी तरफ से मैं ये संकल्प माननीय मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद, आभार।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय जी, आपकी उपस्थिति हम सबका उत्साहवर्धन करने वाली होती है। माननीय मंत्री जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री जी लक्ष्मण जी, राष्ट्रीय महामंत्री गीता जी, मेरे से पूर्व जिन 2 विद्वानों ने विषय रखा, प्रोफेसर अशोक नागावत जी, डॉक्टर संतोष जी, प्रोफेसर सुनील कुमार जी, प्रोफेसर रवि जी, उपस्थित सभी शैक्षिक महासंघ के प्रबुद्ध शिक्षकगण, मेरे से पहले के वक्ताओं ने इस विषय की भूमिका को भी रखा और 2 दिन से आप सभी लोग यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडियन नॉलेज सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं। जिस वर्तमान सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं, या ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी बेस जिस मानवता की ईरा में हम रह रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी चुनौती स्पीशीज़म है। अभी तक तो हम लोग रेसिज्म की बात सुनते आए थे, लेकिन अब ये स्पीशीज़म है। अभी हाईटेक जैनिज्म की बात नागावत जी जब कर रहे थे, तो मुझे उनकी बात में से स्पीशीज़म की बात ध्यान में आई। ये धरती पे 2 तरह के आप ये कह सकते हैं कि धरती 2 तरह के तत्वों में से लगातार चलती है। एक है लिविंग और एक है लिविंग बीइंग। जितने भी अमीबा से लेकर के और मनुष्य तक स्पीशीज है वो लिविंग बीइंग है, लेकिन हमारी अवधारणा में नदी को, पर्वतों को, सबको लिविंग एंटिटी माना गया है। लिविंग बीइंग को ये लगता है कि उनके इम्पैक्ट से धरती चलती है, लेकिन धरती में जो सामंजस्य बनाना होता है वो लिविंग बीइंग से बनाना होता है। और इसलिए भारतीय अवधारणाओं में